नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को बदलने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ नई स्वास्थ्य नीति पर काम किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में अपना नाम दर्ज कराने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री कल स्वच्छ भारत मिशन शहरी और कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने लोगों से आगामी त्योहारों के अवसर पर कोविड संबंधी परामर्श का पालन करने की अपील की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 88 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98% हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में से एक बनने की ओर। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल प्रयागराज से महीने भर चलने वाले स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया और आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से जारी। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाकर नई स्वास्थ्य नीति पर काम किया है। उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण और स्वास्थ्य क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे कई कदम उठाए गए हैं। 3-4 दिन पहले शुरू हुआ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश के कोने कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। अच्छे अस्पताल, टेस्टिंग लैब, फार्मेसी, डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट सभी एक क्लिक पर होगा। इससे मरीजों को अपना हेल्थ रिकॉर्ड संभाल कर रखने की भी एक सुविधा मिल जाएगी। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संस्थान से लाखों नौजवान जुड़ेंगे और उनके लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने राजस्थान की बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिले में 4 चिकित्सा महाविद्यालयों की आधारशिला भी रखी। साल 2014 के बाद से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी। इनमें से 7 मेडिकल कॉलेज काम करना शुरू कर चुके हैं और आज बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की शुरुआत हुई है। मुझे विश्वास है इन नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से समय पर पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने देश भर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस समय इनकी संख्या 6 से बढ़ाकर 22 से अधिक हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि 170 नए चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं और 100 नए महाविद्यालय स्थापित करने का काम चल रहा है। स्नातक स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की सीटें बढ़ाकर 58,000 हो गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी ने कई चुनौतियां खड़ी की हैं और बहुत से सबक सिखाए हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग देशों ने अपने अपने तरीके से इस समस्या से छुटकारा पाया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर काम कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई नेता इस अवसर पर उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से ऐतिहासिक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में अपना नामांकन कराकर इसका लाभ उठाने की अपील की है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को क्रांतिकारी कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे लोगों को एक विशिष्ट पहचान पत्र मिलेगा और ये कार्ड स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने का रिकॉर्ड भी रखेगा। उपराष्ट्रपति आज नई दिल्ली में उषा लक्ष्मी ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन द्वारा पहली राष्ट्रीय समर्पित स्तन कैंसर और सामान्य कैंसर रोग हेल्पलाइन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कैंसर रोगी के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अपना अनुभव खुद बताना और समाज में जागृति पैदा करना, ये सचमुच में बहुत अभिनंदनीय विषय है, क्योंकि लोगों को जो सुनते हैं, जो लोग इस पीड़ा से वंचित है, उन लोगों को ये सुनने के बाद विश्वास मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन शहरी और कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप अमृत को सभी शहरों को कचरा मुक्त करने और जल संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। केंद्र सरकार के ये दोनों महत्वाकांक्षी मिशन शहरों की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं और 2030 तक सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 88 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए लोगों से भीड़ से दूर रहने, उचित दूरी बनाए रखने और मास्क का उपयोग करने की अपील की है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने लोगों से कोविड से बचने के लिए उचित व्यवहार के साथ त्योहार मनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि केरल में 1,44,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो देश के कुल सक्रिय मामलों का 52% हैं। महाराष्ट्र में 40,000, तमिलनाडु में 17,000 और मिजोरम में 16,800, जबकि कर्नाटक में 12,000 और आंध्र प्रदेश में 11,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि केरल में सक्रिय मामलों में कमी आ रही है, फिर भी ये कुल मामलों से अधिक है। देश भर में सक्रिय मामले घट रहे हैं और स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। जो कुल मामले रिपोर्ट हुए पिछले सप्ताह, उसमें से 60% मामले केरल से रिपोर्ट हुए। हालांकि केरल में जो एब्सोल्यूट नंबर है केसेस का, वो नीचे आ रहा है। अगर एक्टिव केसेस को देखें तो एक्टिव केसेस की संख्या लगातार देश में घट रही है और जो क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। इस समय ऑलमोस्ट 98% रिकवरी रेट देश में है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि इस वर्ष अनावश्यक यात्रा से बचें और त्योहार मनाएं। Increased population density in any area associated with travel increases the chances of infection to tourists, to local population as well as travelers. So it will be prudent to avoid non-essential travel. So all festivities, please observe them, but at very low key, at least this year. डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि डेंगू टीका एक महत्वपूर्ण एजेंडा है, जिसके लिए देश में कुछ कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें कई कंपनियों ने विदेशों में पहले चरण का परीक्षण कर लिया है। उन्होंने कहा कि सघन परीक्षण सरकार की योजना है। उन्होंने कहा कि ये समय की आवश्यकता है कि सभी वयस्कों को टीका लगाया जाए। इस समय बूस्टर डोज उचित नहीं है। इस समय 18 साल से ऊपर आयु वर्ग की 69% आबादी को कोविड रोधी पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 25% आबादी को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल आज रात कोविड से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 से सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को बदलने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ नई स्वास्थ्य नीति पर काम किया है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में अपना नाम दर्ज कराने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वच्छ भारत मिशन शहरी और कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने लोगों से आगामी त्योहारों के अवसर पर कोविड संबंधी परामर्श का पालन करने की अपील की है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 88 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98% हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल प्रयागराज से महीने भर चलने वाले स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। और आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा डिजिटल बाजार बनने की राह पर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दूसरे वैश्विक फिनटेक फेस्ट 2021 को आज संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व में फिनटेक अपनाने की 64% औसत दर के मुकाबले 87% पर भारत में ये दर विश्व की सबसे अधिक दर है। पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए हुआ मतदान कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा। भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार ममता बनर्जी का भवानीपुर में भाजपा की प्रियंका टिब्रेवाल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के श्रीजीव विश्वास से मुकाबला है। शाम 5 बजे तक इस सीट पर लगभग 53%, जंगीपुर में 76% और शमशेरगंज में 78% मतदान हो चुका था। मतों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। 11,000 से अधिक भंडारकों ने केंद्र के पोर्टल पर उनके पास उपलब्ध दालों के भंडार का ब्यौरा दिया है। 20 सितंबर को उपभोक्ता कार्य विभाग के आधिकारिक पोर्टल में कुल 11,635 भंडारकों ने पंजीकरण किया और 30,97,694 मीट्रिक टन से अधिक दालों के भंडार की पुष्टि की। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी कर रहा है। केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान 2021 और जीवंत ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। उन्होंने 2022-23 की योजना तैयार करने के लिए जन योजना अभियान 2021 पर एक पुस्तिका और ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के 10वें अंक का भी विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि पंचायतें जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का आधार हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत में योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का दौरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी के तीसरे चरण की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि श्री मोदी ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए अपने उपहारों को नीलामी के लिए देकर एक मिसाल कायम की है। ये ई नीलामी 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी और इसमें वेब पोर्टल www.pmmementos.gov.in के माध्यम से भाग लिया जा सकता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि केंद्र सरकार कश्मीर में सतत विकास और शांति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री राय जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। वे आज कुपवाड़ा जिले के उपायुक्त कार्यालय में खंड विकास परिषद के अध्यक्षों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रत्येक कश्मीरी की हर मांग समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। श्री राय ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने शांति और विकास में अपनी रुचि दिखाई है।
एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने आज वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र एयर चीफ मार्शल चौधरी को दिसंबर 1982 में वायुसेना में कमीशन मिला था। उन्होंने कई लड़ाकू और प्रशिक्षक विमानों पर 3,800 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरी। इस अवसर पर वीआर चौधरी ने कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा किसी भी कीमत पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने नई प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण, स्वदेशीकरण और नवाचार को बढ़ावा देने, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण विधियों के तेजी से अनुकूलन और मानव संसाधनों के पोषण के लिए लगातार कार्य के पहलुओं पर बातचीत की। रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग ने एक आईटी सक्षम भुगतान और लेखा प्रणाली विकसित की है। प्रबंध नाम की प्रणाली रक्षा आपूर्तिकर्ताओं को बिना किसी देरी के भुगतान सुनिश्चित करेगी। रक्षा लेखा दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा लेखा महानियंत्रक रजनीश कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि ये प्रणाली भारतीय रक्षा क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगी। जो हमारे डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं उनका पेमेंट अभी भी जिस तरीके से होता है उसमें 2-3-4 महीने लग जाते हैं, जबकि जो फॉरेन सप्लायर को हम पेमेंट करते हैं वो बड़ा इंस्टेंटेनियसली होता है। हमारे पास वो एलसी सिस्टम बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, उसके थ्रू उनको बहुत जल्दी पैसा मिल जाता है। तो ये भेदभाव है आज की तारीख। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है उसको खत्म करना है। उसके लिए हम एक सिस्टम बना रहे हैं, प्रबल, जिसका नाम है। ये प्रबल अभी इस साल के एंड तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके होने से सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि हमारे जो इंडियन सप्लायर्स हैं उनको भी अब पेमेंट बिल्कुल जल्दी मिलेगा। 1 हफ्ता हमने मैक्सिमम लिमिट रखी है। इससे फायदा ये होगा कि जो उनकी फाइनेंसिंग है उसका कॉस्ट कम होगा। इससे दूसरा फायदा होगा, उनका कैश फ्लो बढ़ेगा। इससे उनको सही सामान देने में आसानी मिलेगी। श्री कुमार ने यह भी बताया कि विभाग ने एक केंद्रीय वेतन पैकेज प्रणाली तैयार की है। ये प्रणाली रक्षा मंत्रालय के तहत काम कर रहे रक्षा कर्मियों को वेतन और अन्य भुगतान पूरी तरह से कागज रहित कर देगी। सबसे बड़ा है हमारा HRMS, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स को ऑटोमेट करेगा। तो हमारे जितने भी 20,000 लोग हमारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इनका पूरा का पूरा पर्सनल मैनेजमेंट और इनका पेमेंट जो भी हो वो ऑटोमेशन के थ्रू हो जाए। ये HRMS प्रोग्राम है और इसको तो हम 3 महीने में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एक और है हमारा जो हम पे देते हैं आर्मी को, जवान्स को, ऑफिसर्स को, नेवी या आप एयरफोर्स को ले लीजिए, और डिफेंस सिविलियंस हमारा बहुत बड़ा चंक है। इन सबको भी ऑटोमेट करने के लिए हमने एक सेंट्रल पे सिस्टम का पैकेज बनाया है। ये भी हम 6 महीना में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कठिन दौर में भी कर संग्रह की गति बनाए रखने के लिए आयकर विभाग के प्रयासों की सराहना की है। वे आज चेन्नई में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कोविड के बाद की स्थिति में आर्थिक प्रगति बनाए रखने के लिए आयकर विभाग से निरंतर काम करते रहने को कहा। उन्होंने आयकर भवन परिसर में अधिकारियों के लिए बनाए गए 19 मंजिले आवासीय परिसर का भी उद्घाटन किया। इस भवन पर 65 करोड़ रुपए की लागत आई है। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लिपिक भर्तियां और अब से विज्ञापित भर्तियों को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित कराए जाने की अनुशंसा की है। ये निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्लर्किकल ग्रेड की परीक्षाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित कराए जाने के लिए गठित समिति की अनुशंसा पर लिया गया है। IBPS द्वारा कराई जा रही परीक्षाओं को समिति की अनुशंसा आने तक के लिए रोक दिया गया था। क्षेत्रीय भाषाओं में लिपिक परीक्षा आयोजित करने का यह निर्णय आगामी भारतीय स्टेट बैंक की भर्तियों पर भी लागू होगा, जो पहले से विज्ञापित भर्तियों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने के बाद होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत कल 1 अक्टूबर से प्रयागराज में 1 महीने तक चलने वाले स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि स्वच्छता अभियान का उद्देश्य देश भर में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्तारण में लोगों को जागरूक कर प्रेरित करने और इसमें शामिल करना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। 31 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम में संबंधित विभागों के अलावा जन सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। इस अभियान में नगर निगम, पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, युवा कल्याण, वन, उद्यान, भारत स्काउट एंड गाइड समेत अनेक विभाग शामिल किए गए हैं।
शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग को भी इसमें शामिल किया गया है। श्री ठाकुर उद्घाटन समारोह के बाद शहर के मुट्ठीगंज क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित एक सेमिनार को भी संबोधित करेंगे। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संघर्ष की एक झलक लेकर आता है। ओडिशा के वर्तमान नुआपाड़ा जिले में तत्कालीन खरियार एस्टेट का क्षेत्र शामिल है। अंग्रेजों के साथ आजादी के संघर्ष में खरियार एस्टेट हमेशा से सक्रिय रहा। सितंबर 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खरियार स्टेट के लोग एकजुट हुए और काश्तकारों पर कर लगाने का विरोध किया। (1826) में जब खरियार राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, संबलपुर क्षेत्र के वीर सुरेंद्र साई ने अंग्रेजों को मातृभूमि से बाहर निकालने के लिए लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने खरियार के लोगों को सुरेंद्र साई का समर्थन करना बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन लोगों ने इसे नजरअंदाज करते हुए अंग्रेजों के साथ लड़ाई में सुरेंद्र साई का साथ दिया। खरियार क्षेत्र के लोगों ने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। 1930 में आज ही के दिन खरियार राज्य के लोगों ने सलीहागढ़ गांव में एक बैठक आयोजित की थी। इसमें 700 से अधिक लोग आए। उन सब की महत्वाकांक्षा एक ही थी, कर न देने और कर लगाने के खिलाफ विद्रोह करने का प्रस्ताव बैठक में पारित किया गया। इतिहास में इस घटना को सलीहा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस सलीहागढ़ पहुंची, जहां बैठक चल रही थी। पुलिस ने अचानक आंदोलनकारियों को घेर लिया, उन पर लाठीचार्ज किया और निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दी। सलियागढ़ और आसपास के गांवों में केजूदास बाबा, रामलाल देवोंगन, गौड़ा राय जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल ले जाया गया। कुछ की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के बाद जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो उनकी रिहाई की मांग को लेकर खरियार में कई बैठकें हुई। खरियार में भारत छोड़ो आंदोलन उग्र रूप से चलाया गया था और ब्रिटिश राज के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किए गए। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।
आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित कर रहा है। आज का विषय है ग्रामीण विकास, कृषि को पुनर्जीवित करना और किसानों का सशक्तिकरण। ये किसानों के कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए उनकी पहल के लिए कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और समर्पण को प्रदर्शित करता है। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 11 ओवर में 3 विकेट पर 67 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंक तालिका में चेन्नई शीर्ष पर और हैदराबाद की टीम अंतिम स्थान पर है। गुजरात तट पर बने दबाव के क्षेत्र का अगले 24 घंटे के दौरान एक चक्रवाती तूफान में बदल जाने की आशंका है। मौसम विभाग के निदेशक मनोरमा मोहंती ने आकाशवाणी को बताया कि गुजरात में इस चक्रवात का विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सौराष्ट्र समेत राज्य के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को अगले 2 दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ और पोरबंदर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। सौराष्ट्र के 9 जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 18 टीमों को तैनात किया गया है। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई में बूंदाबांदी हो सकती है। कोलकाता और चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान 26 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर में बादल छाए रह सकते हैं, गरज के साथ बारिश की भी संभावना है। जम्मू, लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में धूप खिली रहेगी और बादल भी छाए रहने की संभावना है। इस क्षेत्र का तापमान 7 से 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। गंगटोक में तेज बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों का तापमान 17 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को बदलने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ नई स्वास्थ्य नीति पर काम किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में अपना नाम दर्ज कराने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वच्छ भारत मिशन, शहरी और कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने लोगों से आगामी त्योहारों के अवसर पर कोविड संबंधी परामर्श का पालन करने की अपील की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 88 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98% हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में से एक बनने की ओर अग्रसर। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल प्रयागराज से महीने भर चलने वाले स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।